हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटबेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय थे हमारे भारत देश के, और उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग क्या प्रपोज किया था भारत को आजादी दिलाने के लिए, उसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करते हैं कि हम आगे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड, यानी कि जो भारत को आजादी मिली किस किस प्रोसेस से, जैसे कि माउंटबेटन प्लान है, बाल्कन प्लान है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले की पृष्ठभूमि क्या रही है ना, क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब के विषय में हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे बाल्कन प्लान के बारे में, जो कि माउंटबेटन के द्वारा ही एक प्लान दिया गया था, हालांकि ये अनऑफिशियल था, ठीक है। देन हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान था, जिसके तहत क्या हुआ था, उन्होंने प्रपोज किया था कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी, भारत का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उस एक्ट के बारे में, जिस एक्ट के थ्रू भारत को फाइनली क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिल जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके, जो कि वहां के ब्रिटिश के पार्लियामेंट से पास होता है और भारत आता है, ओके। देन हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। देखिए, सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक है, वहां के जस्टिस थे, वो भारत आते हैं, और जो भारत का जो मेजोरिटी वाला प्रोविंस होता है उसके डिवीजन के लिए इनको भेजा जाता है। और इन्होंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, जिससे क्या होगा, भारत का विभाजन होगा इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। और फिर हम आगे जानेंगे कि ये जो विभाजन था उसके परिणाम क्या क्या निकले, ठीक है, उसके फाइनली क्या क्या परिणाम निकले, उन सबके विषय में हम एक एक करके सीरियल वाइज पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं, और हमेशा की तरह हम हर लेक्चर में आपने देखा होगा कि एक फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं, ताकि सारी चीजें, सारे इंसिडेंट, घटनाएं आपके दिमाग में एक एक करके बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसको शुरू किया था, और हम सारा करते करते अब हम कहाँ आ गए हैं। अब देखिए, हमने लास्ट कहाँ तक देख लिया था कि इंटरिम गवर्नमेंट का कब निर्माण हुआ था, तो सितंबर 1946 में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब आज के लेक्चर में हम इसके आगे जानेंगे। तो देखिए, इसके आगे हम जानेंगे कि ये आप देख रहे हो एटली डिक्लेरेशन, ठीक है, कि एटली जो कि ब्रिटेन के क्या थे, पीएम थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था उसके विषय में। तो देखिए, 20 फरवरी 1947 को उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब फाइनली, यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बस यहाँ पे आप इतना जानो कि इन्होंने क्या किया था। ये ब्रिटेन के पीएम थे, और इन्होंने ये बोला कि मतलब फाइनली 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ये घोषणा की कि अब आगे चल के जून 1948 को जितनी भी भारत को, मतलब यहाँ से ब्रिटेन से जितने भी पावर्स हैं वो हम अपने छोड़ रहे हैं, और सब हम भारत को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये एटली ने घोषणा की। और क्या हुआ था उसके बाद, जो वाइसरॉय थे वो कौन बन जाते हैं, माउंटबेटन बन जाते हैं, और उन्होंने क्या लाया, बाल्कन प्लान लाया, ठीक है। तो बाल्कन प्लान माउंटबेटन के द्वारा ही लाया गया, हालांकि वो, ठीक है, वो फेल रहा, क्योंकि इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और ये ऑन ऑफिशियल भी था, यानी कि कैबिनेट मिशन की तरह ये भी क्या था, ऑफिशियल नहीं था, यानी कि ये वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके नहीं आया था, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, तो ये हमारा बाल्कन प्लान हो गया। फिर हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान, जो कि माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय रहे, उन्होंने दिया था। ये कब आया था, 3 जून 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन के द्वारा ये प्लान बनाया गया था, क्या क्या प्रपोजल था, वो सारी चीजों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिलती है, और हमारे भारत देश का विभाजन भी हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये सारे फ्लो चार्ट के थ्रू। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ से शुरू किया था, और एक एक करके आप फाइनली आज भारत की आजादी तक आ गए हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछले के सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लीज जाइए और उसको कवर कीजिए, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, कि जो आगे जो भी घटनाएं होंगी उसके पीछे आखिर क्या क्या घटित हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। आप सबको हर एक लेक्चर में मैंने बताया है, और आई होप कि आपको बिल्कुल याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो कब से कब तक हुआ था, 1939 टू 1945, ठीक है, 1945 तक ये चला था, ठीक है। और इसके बाद ब्रिटेन की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आप इकोनॉमिकली बोलो, यहाँ के लोगों को भी वहां पे युद्ध में ले जाया जा रहा था, तो ये अभी तक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, ठीक है, थक चुके थे, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि अब तुम भारत को रिलीज करो, भारत को आजादी दो, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था। एटली
एटली, जो कि क्या थे, ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है, पीएम थे। और ये पीएम कब बने थे, ये आपके 1945 में पीएम बने थे। इससे पहले कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था और अभी भी बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आप सबको एकदम याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो अब जो थे वो क्लेमेंट एटली जो थे वो 1945 में लेबर पार्टी की तरफ से क्या बन जाते हैं, ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के जो पीएम थे वो कौन थे, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो एटली अब क्या बन गए, पीएम। और फाइनली 20 ऑफ फेब 1947 यानी कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, ठीक है, वहां से, वहां के हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहां पे हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, ठीक है। तो वहां के हाउस ऑफ कॉमन से उन्होंने क्या अनाउंस किया कि अब हम फाइनली भारत को क्या करेंगे, सारे पावर्स को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। कब तक ट्रांसफर कर देंगे, जून 1948 यानी कि जून 1948 तक हम ट्रांसफर कर देंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि अरे ये तो बात हो रहा है जून 1948 और हमें तो आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिर कैसे ये हुआ था, पहले ही मिल गया था हमें, ठीक है। तो इन्होंने ये बात की कि जून 1948 तक सारा पावर को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। एटली का डिक्लेरेशन था। और इसी बीच क्या क्या हो रहा था, आईएनए ट्रायल चल रहे थे, ठीक है। रॉयल नेवी म्यूटिनी मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फिर देखिए बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ रहे थे। डायरेक्ट एक्शन जो डे था, जो कि आपके अगस्त 1946 में किसके द्वारा घोषित कर दिया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तनाव हो गया था, बहुत ज्यादा मैस्केर हो रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें घट रही थी। अब देखिए क्या हुआ था, मैंने ये भी बताया था कि सितंबर में जो एंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, उसका भी गठन हो गया था। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस इनके बीच में कन्फ्लिक्शन ही चल रहा था, जिसकी वजह से ये क्या थी, इनइफेक्टिव हो रही थी, ठीक है। तो जो अंतरिम सरकार थी वो क्या हो रही थी, अप्रभावी रही। अब देखिए जैसे ही जो क्लेमेंट एटली थे उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि अब क्या होगा, हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक उसी के बाद इन्होंने वाइसरॉय का भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि पहले कौन थे, पहले थे आपके लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल, ठीक है। उनको रिप्लेस करके अब किनको बना दिया गया, अब बना दिया गया आपको लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे अब नेक्स्ट वाइसरॉय रहेंगे। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये फर्स्ट वॉइस रॉय भी रहेंगे। और गवर्नर जनरल भी आगे बनते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब अभी इतना जानो कि ये फर्स्ट वाइसरॉय, माय मिस्टेक, लास्ट वाइसरॉय, ये लास्ट वाइसरॉय रहेंगे, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, लॉर्ड वेबल थे। और अब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो क्या बनेंगे, लास्ट वाइसरॉय, क्योंकि अब तो हमारे देश को आजादी ही मिल जाएगी। और यहाँ पे ये आप मार्च नहीं, फैब में ही ये क्या हुआ था, जैसे ही उन्होंने ये बोला था कि पावर का ट्रांसफर होगा, हस्तांतरण होगा, वैसे ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि अब वाइसरॉय भी वेबल की जगह माउंटबेटन आएंगे। डन। तो सारी चीजें आप देख लिए। यहाँ पे हमने क्या क्या जाना कि देखिए एटली ने सबसे, यहाँ पे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस एटली ने क्या किया था कि फैब 1947 में ये बोला था कि अब सारे पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अब वाइसरॉय जो है हमारे वेबल की जगह माउंटबेटन आ जाएंगे। बाकी सब कहानी है, वो सब बस आप याद रखने के लिए कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आने वाली यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ओके। बाकी सारी चीजें स्टोरी है, बस आप याद रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे बाल्कन प्लान के बारे में कि बाल्कन प्लान क्या था, किसने दिया था और इसमें क्या क्या प्रपोजल्स थे, ठीक है, और क्यों इसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है, ये ऑफिशियली क्यों नहीं प्रपोज किया गया, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। तो देखिए ये जो बाल्कन प्लान था ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया तो गया था माउंटबेटन के द्वारा ही, ठीक है, जो हमारे लास्ट वाइसरॉय बने उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था। क्यों लाया गया था, देखिए यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि फुल इंडिपेंडेंस देने के बजाय क्यों ना हम, जो भी आपको पता है कि क्या थी पहले इंडिया में, अभी की तरह तो स्टेट्स नहीं थी, वहां पे उस समय क्या हुआ करती थी, प्रोविंसेस हुआ करती थी, ठीक है। और टोटली आप ये समझ लो 11 प्रोविंसेस थी। तो क्यों ना हम इन सारे प्रोविंसेस को ही क्या कर दे, डिवाइड कर दे, इनको विभाजित कर दे और इनको पूरी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दे, यहाँ पे सारे गवर्नर्स को अपॉइंट कर दे
और अब उनकी मर्जी होगी, अब उनके अंदर ये स्वतंत्रता होगी कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर वो इंडिपेंडेंट ही रहे, मतलब एक एज अ कंट्री एज अ स्टेट वो इंडिपेंडेंट रहे, ये हम उन पे छोड़ेंगे। यही था आपका बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान में और कुछ नहीं था, ठीक है, कि सारी जो इंडिया थी उसमें जितने भी प्रोविंसेस थे उनको पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दे, यानी कि स्वतंत्रता दे दे, ठीक है। और उस स्वतंत्रता मतलब अब उनको ये आजादी होगी, और हाँ एक गवर्नर भी अपॉइंट कर दे हर प्रोविंस में, और उनको ये आजादी होगी कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर ले या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर वो क्या रहे, खुद ही इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि वो फुल इंडिपेंडेंस प्रोविंस को प्रोवाइड करने वाले थे, यहाँ पे गवर्नर को भी वो अपॉइंट करने वाले थे, ठीक है, अपॉइंटमेंट। और उनके लिए ये आजादी होगी कि वो या तो किसको ज्वाइन कर ले, इंडिया को ज्वाइन कर ले या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, ओके। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए भारत को, यानी कि एक बड़ी शक्ति थी उस समय भारत, उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसको ये आजादी दे दी कि आप इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करो। अब इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन होगा, ठीक है। तो यही डिवीजन जो प्रोविंसेस के बीच हुआ और उसमें जो कन्फ्लिक्शंस आएंगे उसी को हम बाल्कनाइजेशन कहते हैं, बालकनीकरण कहते हैं, ठीक है। यही इसी से आया है बाल्कन प्लान। और हाँ, बाल्कन प्लान का दूसरा नाम, अदर नेम क्या है बाल्कन का, डिक्की बर्ड प्लान, डिक्की बर्ड प्लान। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप लोग याद रखना, या फिर स्मैप प्लान। देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा कि अदर नेम ऑफ बाल्कन प्लान, तो डिक्की बर्ड प्लान याद रहेगा तभी तो आप याद रखना डिक्की बर्ड प्लान या फिर स्मैप प्लान, ठीक है, ये इसका अदर नाम है। अब देखिए अब क्या हुआ था कि अब जब इन्होंने नेहरू जी के सामने इसको रखा, पेश किया, तो नेहरू जी ने क्या किया, इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्या किया, स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, जैसे कि कैबिनेट मिशन की हम बात करते हैं, ये कैबिनेट मिशन क्या होता था, ऑफिशियली प्रॉपर वहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता था भारत में, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे पेश किया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं आया था, ये माउंटबेटन का खुद का प्लान था, इन्होंने खुद बनाया था और नेहरू के सामने इसको प्रपोज किया था। लेकिन नेहरू ने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है, आप क्या कर रहे हो, हमारे देश का ही आप विभाजन कर रहे हो। एक तो ऐसे ही इतना दंगा हो रहा है, सांप्रदायिक सारे पॉपुलेशन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स लड़ रही हैं, और आप ये करके तो और हमारे देश को पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, बांट दोगे, तो क्या करो, तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी इंटीग्रेट में बोलिए, डिसइंटीग्रेट कर दोगे। तो इसी तरीके से नेहरू जी ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ओके। और देखिए इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कभी भी ऑफिशियली नहीं, ब्रिटिश कैबिनेट से ही कभी भी ऑफिशियली पास नहीं हुआ था, ये माउंटबेटन का प्लान था। तो आई होप कि आपको बाल्कन प्लान पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन यही आपको याद रखना है, ये सारी स्टोरी याद नहीं रखनी है कि बाल्कन प्लान का जो दूसरा नाम था वो डिक्की बर्ड प्लान है और इसमें प्लान है। ये वनडे एग्जाम में बस आई होप कि इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। डन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माउंटबेटन प्लान की। अब देखिए ऑब्वियसली माउंटबेटन प्लान है तो माउंटबेटन के थ्रू ही ये लाया गया होगा। ये कब प्रपोज हुआ था, इसका डेट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो डेट है, ये जो डेट है, ये 3 जून 1947 यानी कि 3 जून 1947 को आपका क्या हुआ था, बाल्कन प्लान आ गया था, ठीक है। और ये क्या था, ये रिप्लेसमेंट था किसका, बाल्कन प्लान का रिप्लेसमेंट था माउंटबेटन प्लान। क्योंकि देखिए उस समय क्या हो रहा था, सिविल वॉर बहुत ज्यादा बढ़ने का खतरा था और बढ़ भी रहा था धीरे धीरे हमारे देश में, इसलिए इसको लाया गया। और जो आजादी थी, यानी कि देखिए आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो क्लेमेंट एटली थे उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि हम जो है वो जून 1948 तक क्या कर देंगे, भारत को सारा पावर दे देंगे, उनको आजादी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन क्या हो रहा था, उससे पहले बहुत ज्यादा हमारे देश में युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था। इसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, सिविल वॉर छिड़ रहा है यहाँ पे, और हमारी भी बदनामी हो रही है, हमारे ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, तो अब उतना लेट नहीं करते हैं। तो इसलिए माउंटबेटन प्लान के तहत उन्होंने ये घोषणा किया था कि अब क्या होगा, भारत को 15 अगस्त 1947 को हम आजादी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान का, मतलब इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये आप ये जानो कि ये जो माउंटबेटन प्लान था वो क्या था, ये ऑफिशियली था, ठीक है। ऑफिशियली इसको प्रॉपर तरीके से अनाउंस किया गया था, कैसे, रेडियो के थ्रू, ठीक है।
रेडियो के थ्रू इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो ये पब्लिक था, ऑफिशियल था। ओके, अब देखिए क्या था यहाँ पे कि इसमें क्या होगा, पार्टीशन होगा। इसमें क्या होगा, पार्टीशन होगा। किसका, ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन होगा। कैसे, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में इसका विभाजन हो जाएगा। और क्या होगा, अब देखिए 15 अगस्त 1947 को, तो आप ये चीजें पॉइंट्स याद रखो कि इसमें जो माउंटबेटन प्लान है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, हमें फुल्ली इंडिपेंडेंट यानी कि पूर्ण आजादी मिल जाएगी। और क्या है, भारत का पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है, पार्टीशन होगा ब्रिटिश इंडिया का, और किसमें, एक बनेगा इंडिया और दूसरा बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। ये मुख्य बिंदु आप समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लो कि एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो और क्या था, यहाँ पे माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग जो बड़े प्रोविंसेस थे, जैसे कि आप ये समझ लो पंजाब, बंगाल, ठीक है, ये दोनों स्टेट जो थे ये पॉपुलेशन वाइज बहुत ही रिच थे, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या थी और ये दोनों प्रोविंस भी एरिया वाइज भी बहुत ज्यादा बड़े थे। यहाँ पे आप ये समझ लो कि मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजोरिटी थी, लेकिन हाँ हिंदू और सिख्स भी कम नहीं थी, उनकी भी पॉपुलेशन थी, लेकिन हाँ मेजोरिटी में मुस्लिम्स थी। तो आगे चल के ये सोचा गया, आगे चल के क्या मतलब माउंटबेटन प्लान में ये सोचा गया कि इन दोनों स्टेट का हम डिवीजन करेंगे, यानी कि दो पार्ट में हम इनको डिवाइड करेंगे। कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में जाएगा और कुछ हिस्सा इसका इंडिया में रहेगा, ठीक है, किसका, पंजाब और बंगाल का, किसका किसका, पंजाब और बंगाल का, ठीक है। इसका क्या होगा, पार्टीशन होगा। और यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है हिंदू मुस्लिम्स जो भारत में रहना चाहे भारत में रहे, पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में रहे, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिलहट, ठीक है, ये दोनों जो थी प्रोविंस, इनका भी यही हुआ था। यहाँ पर भी रेफरेंडम के थ्रू, ठीक है, यानी कि जनमत संग्रह के थ्रू यहाँ भी वोटिंग करवाई गई थी, और यहाँ पर भी कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान नहीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो टोटली आप समझ लो कि पाकिस्तान में ही चला गया था, और सिलहट भी पाकिस्तान में ही चला गया था। यहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ था इनका, ये टोटली क्योंकि यहाँ की जनता ने जो वोटिंग किया था उस वोटिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि पाकिस्तान के पक्ष में ही वोट आया था, यानी कि वो पाकिस्तान में ही जाना चाहते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान में मिल गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिलहट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की, तो देखिए प्रिंसली स्टेट्स को पूरी आजादी थी, इनको पूरी आजादी प्रोवाइड की गई थी कि वो तो या इंडिया को ज्वाइन कर ले, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। लेकिन ये आजादी से पहले ही इन्होंने, ठीक है, एक अग्रीमेंट साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, और टोटल आप समझ लो कि कितनी है, टोटल 563 प्रोविंसेस थी उस समय, प्रोविंसेस थी, जिसमें से 560 प्रोविंस जो थी उन्होंने क्या साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिसके तहत क्या था कि इन्होंने भारत का जो डोमिनेंस है वो स्वीकार किया था, यानी कि भारत के अंदर वो मिल गए थे, ठीक है। बाकी जो 3 प्रोविंस बची थी, जैसे कि आप ये समझ लो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बाकी के 3 प्रोविंस बचते हैं, ये भी आजादी के बाद भारत में मिल ही जाती है, ठीक है। वो सब हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में, अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट को भी आजादी मिल गई। अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए 2 देश बन जाएगा भारत और पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए क्या होगा, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी, ठीक है, अलग अलग देशों के लिए, तभी तो दोनों के लिए संविधान बनेगा और देश चलेगा। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। और क्या था, और हाँ 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी फाइनली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या आपको याद रखना है। माउंटबेटन प्लान कब आया, 3 जून 1947 को आया, ठीक है, ये डेट एकदम आपको याद रखना है माउंटबेटन प्लान का। ये ऑफिशियली रेडियो के थ्रू अनाउंस कर दिया गया था। इसमें मेन क्या था कि आपको जो ब्रिटिश इंडिया है उसका क्या होगा, विभाजन हो जाएगा, और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजाद कर दिया जाएगा, टोटली पावर का ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश टू इंडिया, ठीक है। और क्या था कि जो पंजाब और बंगाल जो कि क्या थी, पॉपुलेशन रिच थी, एरिया वाइज भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो इनके साथ क्या क्या किया जाएगा कि इनका डिवीजन होगा,
पॉपुलेशन के बेसिस पे इनका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और कुछ हिस्सा इसका इंडिया में रहेगा, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला जाएगा। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी और सिलहट, इनका क्या होगा, इन्होंने वोट किया था और इन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में ही वोट किया था यहाँ की जनता ने, तो क्या हुआ था, ये भी पाकिस्तान में मिल गए थे। उसी तरीके से जो प्रोविंसेस थी, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स को ये पूरा पावर दिया गया था कि आप चाहे तो इंडिया या पाकिस्तान किसी को भी ज्वाइन करें या फिर आप इंडिपेंडेंट रहें। और टोटल हमारे लगभग अप्रॉक्स मैं बोल रही हूँ 563 प्रोविंसेस थी, जिसमें से 560 ने आजादी से पहले ही क्या कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। बाकी के फिर बाद में करते हैं। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिलती है और विभाजन भी हो जाता है। तो यही सारे जो मुख्य पॉइंट्स है वो माउंटबेटन प्लान में आपको याद रखना है। डन। अब देखिए, मैं आपको एक बारी मैप से भी समझा देती हूँ। देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कि जो डिवीजन हुआ था किस तरीके से, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, बलूचिस्तान है, ये सब पाकिस्तान में गया था, ठीक है। पंजाब का डिवीजन होता है, ठीक है। कैसे, एक होगा वेस्ट पंजाब, दूसरा होगा ईस्ट पंजाब, ठीक है। तो जो वेस्ट पंजाब है वो वाला एरिया पाकिस्तान में आएगा, ईस्ट पंजाब जो है वो कहाँ आएगा, भारत में आ जाएगा। सिंध ये भी पाकिस्तान में ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बंगाल की, यहाँ पे भी डिवीजन कैसे होगा, एक होगा आपका ईस्ट बंगाल और दूसरा होगा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल हम जानते हैं आज हमारे देश में है वेस्ट बंगाल। और ये जो ईस्ट बंगाल है यही तो आज का बांग्लादेश है। हालांकि उस समय क्या बनता है, ईस्ट पाकिस्तान, और ये पूरा एरिया क्या बनता है, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सिलहट, देखिए सिलहट जो था वो था तो असम में ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी सिलहट में, और ये ईस्ट जो बंगाल कह लो इसके भी बहुत नजदीक था, इसलिए हालांकि यहाँ पे वोटिंग राइट्स दी गई थी और लोगों ने किसको चुना था, पाकिस्तान में ही रहने का फैसला लिया था, इसलिए सिलहट भी आगे चल के पाकिस्तान में मिल गया था, ठीक है। तो ये आप समझ लो, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिलहट, ये सारे रीजन्स मिलके क्या बन गए थे, पाकिस्तान बने थे, ठीक है। तो ये मैप से आई होप कि आप समझ गए होंगे। और देखिए ये पार्टीशन किस तरीके से, एक और मैप से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो इंडिया जो ये वाला कलर है ना पूरा, ये इंडिया का है, और पाकिस्तान ये जो आप ये लाइट ग्रीन देख रहे हो ये पाकिस्तान का है। और किस तरीके से मुस्लिम का माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ से जो है मुस्लिम्स जो इस वाले एरिया में थे वो इस वाले एरिया में आ रहे थे, और इधर के जो भी थे लोग जो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था टोटली, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ठीक है। तो वेस्ट पंजाब कहाँ मिल गया था, पाक में चला गया था, और ईस्ट पंजाब जो है वो भारत में रह गया था। इसी तरीके से ये जो आप बंगाल वाला रीजन देख रहे हो इसमें भी वही ईस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट बंगाल, और ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल भारत में और ईस्ट बंगाल कहाँ चला गया, पाकिस्तान वाले एरिया में। डन। और ये वाला जो कलर आप देख रहे हो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू सिख, यानी कि जो इस वाले एरिया में जो सिख थे और हिंदू थे वो वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, और आप ये वाला एरिया देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, जो मुस्लिम्स थे वो क्या आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे आई होप कि आप सारी चीजें समझ रहे हो कि इस तरीके से वहां पे उस समय डिवीजन हुआ था। ओके, ये समझाने के लिए जस्ट कि आपको समझ में आए। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, सारे के सारे क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे पॉइंट्स थे कि हाँ यहाँ पे जो भी पार्टीज थी उनका यहाँ पे एक्सेप्टेंस आया। क्यों आया, देखिए सबसे बड़ी पार्टी तो उसमें कौन थी, कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग ही थी, और इन्हीं का अप्रूवल जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस ने इसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। क्यों एक्सेप्ट किया, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा सिविल वॉर छिड़ गया था हमारे देश के अंदर ही, लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़कट मर रहे थे, ठीक है। क्यों लड़कट मर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम थी ना उनके बीच ही लड़ाई छिड़ गई थी। एक तो पार्टी अलग अलग थी, प्लस में जो पॉपुलेशन था उसके वजह से क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, तो बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे हमारे देश में। तो इसलिए कांग्रेस ने, और हाँ माउंटबेटन ने ऐसा प्लान भी बताया था कि जो कि हमारे देश के हित में ही था, और फाइनली हमें आजादी मिल रही थी, फुल्ली इंडिपेंडेंस मिल रही थी। तो इसलिए कांग्रेस ने लार्ज स्केल पे वायलेंस से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए फाइनली इसको एक्सेप्ट किया था। और उनके पॉइंट्स जो भी थे, जो कि कैबिनेट मिशन में क्या थे, कैबिनेट मिशन में ये था कि प्रोविंस को मैंने आपको बताया, चलिए यहाँ पे एक बार मैं और एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि कैबिनेट मिशन में क्या था कि
जो सेंटर था उसको क्या किया जा रहा था, सेंटर जो था वो वीक था और प्रोविंस जो था उसको स्ट्रॉन्ग रखा जा रहा था, ठीक है। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं था, उन्हें बस मतलब था कि हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए और कुछ नहीं, हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो, बस बात खत्म। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था और कांग्रेस भी इस चीज पे तो अग्री ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए कैबिनेट मिशन फेल हो गया था, लेकिन फाइनली माउंटबेटन प्लान का एक्सेप्टेंस होता है क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसा अब नहीं चाहती थी कांग्रेस और भारत को आजादी फाइनली मिल रही थी। उन्होंने अनाउंस फाइनली कर दिया कि अब कोई डोमिनियन स्टेटस की बात हम नहीं कर रहे हैं और फुल्ली आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है 15 अगस्त 1947 को, और सारे सारे पावर्स को भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टीशन भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने फाइनली क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान की गारंटी अब मिल रही है। आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल और पंजाब का किस तरीके से डिवीजन हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी, सिलहट जो थी, इनका किस तरीके से वोटिंग के थ्रू इनको भी पाकिस्तान में मिलाया जा रहा था। तो अब सेपरेट तो इनको नेशन मिल रहा है पाकिस्तान, तो ये क्यों नहीं अग्री करेंगे। तो मुस्लिम लीग भी क्या कर रहे थे, इसको माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर रहे थे। अब रही बात फ्रंटियर गांधी की, आप सबको मैंने बहुत बारी बताया कि फ्रंटियर गांधी किनको कहते हैं हम, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये कौन थे, ये लीडर थे कहाँ के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ के क्या थे, ये लीडर थे। और ये लाल कुर्ती आंदोलन, ये मूवमेंट था, इन्होंने चलाया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, ओके। रेड मूवमेंट, क्योंकि ये लोग क्या पहनते थे, लाल कुर्ती पहनते थे इसीलिए। और हाँ, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था खुदाई खिदमतगार, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूं मैं, लेकिन हाँ, आप फिर से मैं आपको याद दिला दे रही हूँ, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। ये इनका ऑर्गेनाइजेशन था। देखिए, तो ये लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में क्या हो, हम जाए। लेकिन क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी, ठीक है, वोटिंग में क्या हुआ था कि बहुत जो भी खुदाई खिदमतगार के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग थे उन्होंने तो वोट नहीं किया ही नहीं था, लेकिन बाकी के जो कुछ 10-15% लोग बचे थे उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में ही वोटिंग की थी कि हमें पाकिस्तान में ही जाना है। इस वजह से क्या हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पाकिस्तान में मिलना पड़ा था। लेकिन इस चीज को फ्रंटियर गांधी ने अपोज किया था और आगे चल के उनको गिरफ्तार वगैरह भी किया जाता है। वो सब आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको इतना जानना है कि देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन से थे, ठीक है, लीडर थे, और वो लाल कुर्ती आंदोलन उन्होंने चलाया था, उन्होंने अपोज किया था इस डिसीजन को कि हमें नहीं मिलना है पाकिस्तान में, ठीक है। और इनको हम और क्या कहते हैं, इनको हम सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी हिंदी में याद रखना कहते हैं, ठीक है। बाकी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने, फ्रंटियर गांधी ने इसको रिजेक्ट किया था, ओके। तो इसलिए ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, 4 जुलाई 1947 को क्या होगा, 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो कि कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको हाउस ऑफ कॉमन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, माउंटबेटन के द्वारा, जो कि लास्ट वॉइसरॉय थे, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और जो वहां के किंग थे ब्रिटेन के जो किंग थे, कौन थे, जॉर्ज 6, है ना, जो सम्राट थे जॉर्ज 6, वो फाइनली क्या करते हैं, साइन करते हैं। जैसे हमारे देश में भी क्या होता है, कोई भी अगर हमें एक्ट पास करवाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बिल बनता है, बिल लोकसभा में जाती है, राज्यसभा में जाता है, फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड, और फिर वहां के जो किंग है उनके द्वारा साइन किया जाता है। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था, ठीक है, 4 जुलाई को क्या होता है, इसको सबसे पहले ये हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया जाता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड में, और फाइनली जो वहां के किंग थे, कौन थे, जॉर्ज 6 थे, ठीक है, उन्होंने इसको साइन किया। और बस अब क्या हुआ, फाइनली 18 जुलाई 1947 को क्या होता है कि यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और अभी क्या बन गया, एक्ट बन गया। ठीक है, अभी ये बिल था और आफ्टर साइन ऑफ किंग, ठीक है, किंग के द्वारा जब जॉर्ज 6 के द्वारा साइन कर दिया जाता है तो अब ये क्या बन गया, ये कानून पास हो गया, जिसको कहा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके थ्रू हमारे देश को क्या मिल गई थी, आजादी मिल गई थी। कहां से पास किया गया, तो ये आपका ब्रिटिश के पार्लियामेंट से पास किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दो डोमिनियन क्रिएट किए गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। ठीक है, एक इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डोमिनियन है इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या थी, वो जो थी वो मेंबर थी किसकी, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की। मतलब देखिए जो भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी वो क्या थी, वो सब मेंबर्स अगर बनती है उनकी, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं, जो कि आज भी इंडिया है। ठीक है, तो उस समय ये कहा गया कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते हो तब तक आप क्या रहोगे, डोमिनियंस रहोगे, किसके, ब्रिटेन के। अब देखिए इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत क्या होगा, वाइसरॉय, जो वाइसरॉय हैं उनका एबोलिशन हो जाएगा, यानी कि अब वाइसरॉय नहीं रहेंगे, अब क्या हो जाएंगे, अब गवर्नर जनरल बनेंगे। अब क्या बन जाएंगे, वाइसरॉय की जगह कौन लेने वाले हैं, गवर्नर जनरल लेने वाले हैं। और इसी के तहत मैंने आपको बताया था कि पहले जो एटली थे उन्होंने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था कि पहले तो हम पावर का ट्रांसफर करेंगे, फिर वाइसरॉय बनते हैं उस समय। तो उसी के बाद अब जब ये एक्ट आ जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसके तहत अब क्या हो जाएगा, वाइसरॉय के जो पोस्ट था उसका समापन होगा और अब क्या बन जाएंगे, अब गवर्नर जनरल बन जाएंगे। और माउंटबेटन इसी के साथ सॉरी माउंटबेटन इसी के साथ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, जैसे ही वाइसरॉय का पद समाप्त होता है, पोस्ट समाप्त होता है, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो आजाद भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, और वो जून 1948 तक, यानी कि एक साल 1947 से 1948 तक, एक साल तक ये रहेंगे। और आगे चल के हमारे आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे, मतलब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये आपको याद रखना है, वो बनते हैं आपके सी राजा गोपालाचारी। तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, मैं यहाँ पे डबल स्टार कर दे रही हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आजाद भारत के पहले अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों, क्योंकि वाइसरॉय का पद अब समाप्त हो गया है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। वैसे ही अगर बात करें कि आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो कौन थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो वहां पे कौन बनते हैं, वहां पे जिन्ना बनते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल। अब देखिए, अब जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने क्या कर लिया था, भारत के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया था, भारत में मिल गए थे वो टोटल 563 में से 560। तो ब्रिटिश के ऊपर, मतलब ब्रिटिश की जो सरपोशता थी वो समाप्त हो गई थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से भी। और आगे चल के देखिए, अभी तक तो हमारा कानून बना नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि दो डोमिनियंस क्रिएट हुए, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन गई थी, उसका भी गठन हो गया था कि वो क्या करेंगी, संविधान बनाएंगे। तो अभी हमारा अभी तक क्या नहीं बना है, संविधान नहीं बना है, तो तब तक हम क्या रहेंगे, डोमिनियंस रहेंगे। तो देखिए टिल 26 ऑफ जनवरी 1950, यानी कि हमारा इस समय क्या हुआ था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को क्या किया था, इस दिन हमने इनैक्ट किया था, टोटली पारित कर दिया था। तो इस दिन तक हम क्या थे, डोमिनियंस थे। और इस दिन के बाद से हम क्या बन गए थे, इस दिन के बाद से हम रिपब्लिक बन गए थे, गणतंत्र बन गए थे। ठीक है, और ऑफिशियली हम पूरी तरीके से ब्रिटेन से आजाद हो गए थे जब हमारा संविधान बन गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये पूरी तरीके से लागू हो गया था, इनैक्ट हो गया था। उस दिन से हम क्या हो गए थे, डोमिनियन से हम रिपब्लिक बन गए थे। और आप ये कह सकते हो कि हमारा टोटल अपना संविधान होने के बाद हम आजाद तो हो ही गए थे 15 अगस्त को, लेकिन गणतंत्र हम कब हुए हैं, 26 जनवरी 1950 को। ओके, अब देखिए, लेकिन तब तक, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, तब तक ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने ये बोला था कि, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था तो उन्होंने ये बोला था कि तब तक आप इसमें जो कानून है वही आप
इसी से अपने संविधान मतलब अपने देश को आप चलाना, क्योंकि तब तक अगर गवर्नमेंट रन करेगी, क्योंकि देखिए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देश में तो कानून होगा ही ना, बिना कानून के देश चलेगा कैसे? तो इसके लिए क्या होगा, कानून के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जितने भी कानून होंगे, ठीक है, जितने भी उसमें बिल्स होंगे, जितने भी लॉज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा देश चलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलेगी। और संविधान हमारा क्या कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश टोटली क्या हो गया था? रिपब्लिक हो गया था। डन। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें आपको यही याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, जो कि 18 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ था कि हमारे देश में ये एक्ट पास हुआ और फाइनली 2 डोमिनियंस क्रिएट हुए, जिसमें वाइसराय के पोस्ट को टोटली क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। तो इसमें ये सब कहानी याद नहीं रखना है, बस आपको इतना ही वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहले जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे आजाद भारत के? तो वो थे आपके माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आजाद भारत के? तो वो थे सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। और तब तक के लिए गवर्नमेंट एक्ट 1935 ही हमारे देश में कंटिन्यू था, जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया था। चलिए अब हम बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन और पार्टीशन की। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि जैसे बंगाल है, पंजाब है, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो वहां से जो है वो सर साइरल रेडक्लिफ को भेजा जाता है, ठीक है, कि आप एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ करो, जिसके थ्रू क्या होगा पंजाब और बंगाल इन दोनों में, ठीक है, एक सीमा खींची जाएगी। और लोग जो है पाकिस्तान मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो अगर रहना चाहे पाकिस्तान तो पाकिस्तान में रहेंगे, और हिंदू जो है जितने भी हिंदू और सिख थे अगर वो इंडिया आना चाहे तो वो इंडिया आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सर साइरल रेडक्लिफ जो कि क्या थे? एक जस्टिस थे ब्रिटेन के, इनको भेजा जाता है और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, और इस तरीके से डिसाइड कर दिया जाता है, मतलब पार्टीशन कर दिया जाता है किसका? आपका मेनली आप कह लो बंगाल और किसका? पंजाब का, इन दोनों के बीच में पार्टीशन किया जाएगा। ओके, अब देखिए बहुत ही कम समय दिया जाता है, पता है आपको, पंजाब और बंगाल का जब डिवीजन हो जाता है। और आप ये समझ लो ना कि आजादी 15 अगस्त को मिलनी है और अगस्त में यही पता चल रहा था लोगों को कि अच्छा अब हमें मतलब अब हमें कुछ लोगों को ये पता चल रहा था कि हमें इंडिया में रहना है, कुछ लोगों को ये पता चल रहा था कि अब हमें पाकिस्तान में ही रहना है, और बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है उस समय में, ठीक है। तो बाउंड्री जो है वो कब अनाउंस होती है? अगस्त में ही होती है 1947 में। और इस चीज का क्या होता है कि बड़े पैमाने पे पलायन यानी कि माइग्रेशन शुरू हो जाता है, और लोग मैसिव अमाउंट में पलायन करते हैं, या तो इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से इंडिया, और बहुत ही कम समय इनको मिलता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो ना कि आजादी की तो खुशी थी, लेकिन बहुत लोगों को जबरदस्ती पलायन करवाया जाता है कि नहीं तुम्हें पाकिस्तान में ही रहना है, या फिर बहुत लोगों को ये जबरदस्ती प्लान करवाया जाता है कि नहीं तुम्हें अब इंडिया में ही जाना होगा या रहना होगा। तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। आजादी की खुशी भी थी, प्लस में ये भी हुआ था, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन में आपको इतना ही याद रखना है। देखिए मैप के थ्रू भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ना, रेड क्लिफ लाइन, ये वाला जो है ये वाला है, ठीक है। तो यही वाला जो है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉ कर दिया जाता है। अब देखो आप रहा हो, ये वाला जो है वो वेस्ट पंजाब का एरिया है, ठीक है, और ये ईस्ट पंजाब का एरिया है। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, ये तो आपको पता ही, ये पाक में चला गया, और ये वाला एरिया जो है वो इंडिया में आ गया। इसी तरीके से अगर हम बंगाल की बात करें तो आप ये देख रहे हो, ये वाला टोटल एरिया जो था, ठीक है, ये आज का जो बांग्लादेश है, ये उस समय क्या बन गया था? वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, ठीक है, ईस्ट पाक बन गया था। और इधर का जो एरिया था वो क्या था? वो वेस्ट बंगाल, जो कि आज का हमारा वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके से जो सर साइरल रेडक्लिफ थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक डिवीजन किया था, पार्टीशन किया था, ठीक है। अब देखिए इस जो पार्टीशन था, जो विभाजन था, इसका कॉन्सिक्वेंसेस के परिणाम क्या निकले कि फोर्सिबली जो है 72 लाख लगभग लोगों को क्या किया गया था? जबरन जो है वो डिस्प्लेस किया गया था, बहुत ही फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया था उनके अपनी जगह से। ऐसा माना जाता है कि ऑफिशियली 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 10 से 20 लाख, हालांकि ये अनऑफिशियल है, लेकिन उस समय माना जाता है ऑफिशियली 4 लाख थी। बहुत ही ब्रूटल वायलेंस होता है, ट्रेन मैस्केयर्स होते हैं,
ठीक है, और बहुत ही अत्याचार होता है। देखिए, आपने गदर मूवी में देखी होगी किस तरीके से ट्रेन में लोग काट रहे थे एक दूसरे को, एकदम वैसा ही था। वही आप समझ लो कि लोग काट रहे थे एक दूसरे को, रेप हो रहे थे मतलब विमेन के साथ में। बहुत ही खराब स्थिति थी उस समय। तो देखिए, आजादी की खुशी तो थी, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ था उस समय हमारे देश में, और ऐसा माना जाता है कि ये लार्जेस्ट मास माइग्रेशन था ह्यूमन हिस्ट्री का, ठीक है। यानी कि मानव के इतिहास का ये बहुत ही ज्यादा मास माइग्रेशन था, सबसे बड़ा सामूहिक माइग्रेशन था। डन। अब देखिए, तो यही सारे विभाजन के परिणाम थे, और आगे चल के इसके जो तत्काल परिणाम ये निकलते हैं कि देखिए 1947 में भले ही आजाद हो गए थे, और आज भी जो है वो आपको पता ही कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हमेशा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और उस समय करीब 1 साल तक 1947 से 1948 तक इंडिया पाक वॉर चलता है। फर्स्ट इंडो पाक वॉर उसी समय हुआ था। किस चीज को लेकर के? कश्मीर को लेकर के, ठीक है। और देखिए, इंडिया जो है वो क्या रहा? डोमिनियन रहा। मैंने पिछले बहुत अच्छे से आपको बताया कि डोमिनियन रहा कब तक? जब तक हमारे देश में क्या नहीं बन गया था? संविधान नहीं बन गया था और वो लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को फाइनली हम क्या बन गए थे? हम बन गए थे रिपब्लिक, ठीक है। हम गणतंत्र बन गए थे फाइनली 26 जनवरी 1950 तक। तब तक हम क्या थे? डोमिनियन ही थे। और जो राजा जी थे, सी राजा गोपालाचारी या चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, वो क्या बने थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और देखिए, उसी के बाद क्या हुआ था? गांधी जी, आप सबको पता है हमने कितना इंपॉर्टेंट रोल था इनका हमारे देश की आजादी में। तो उनको असैसिनेट किया जाता है 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि गोडसे को ये लगता था कि जो भारत पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ है, मतलब भारत का जो विभाजन हुआ है, वो गांधी जी की वजह से ही हुआ है। वो इनको दोषी मानते थे, वो इनकी जो विचार थे उससे सहमत नहीं रखते थे। इस वजह से उन्होंने इनकी गोली मार करके हत्या कर दी। ये कब हुई थी? ये 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली मार करके हत्या हुई थी, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताया शुरू से फ्लो चार्ट से लेकर के कौन कौन सी घटनाएं हुई। बाल्कन प्लान आया, फिर माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट थे मैंने वो भी बता दिया। फिर हमने देखा कि पार्टीशन कैसे कैसे हुआ, जो इंडिया में रहना चाहे इंडिया में रहे, पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट रहना चाहे, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक करके फिर रेड क्लिफ लाइन थी, वो इमेजिनरी लाइन जो सर साइरल रेड क्लिफ के द्वारा ड्रॉ किया गया था, इसके परिणाम क्या हुए, एक एक करके हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। सारे लेक्चर्स हमारे हो गए खत्म। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमारे देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन दोस्तों बहुत ही ज्यादा हिंसा भी हुई थी। बहुत सारे लोग मरे भी थे, बहुत सारे लोगों को पलायन भी करना पड़ा था। तो ये बहुत, मतलब आजादी के साथ आप ये समझ लो ना कि बहुत गम भी था हमारे लोगों के बीच में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप, आई होप कि जो जो इम्पोर्टेंट, ये तो बस स्टोरी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीजों को आप बस याद रखना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया है, जो एग्जाम में पूछ ले जाएंगे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करना। तो चलिए, आप सबको मैं अगली लेक्चर में मिलूंगी। देखिए, फाइनली तो ये हमारा सारा सेशन कंप्लीट हो गया है। जितना भी था मैंने आपको भारत को आजादी दिलवा दी, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक्स बचेंगे ना, वो मैं फिर बाद में आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।